In this video, we will discuss and revise the chapter 10th of class 11th physics, that is mechanical properties of fluids. So ये चैप्टर क्लास 11th का ये चैप्टर हमारा बहुत ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके जो मैक्सिमम टॉपिक हैं 90% टॉपिक इस चैप्टर से हम अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। जैसे इस चैप्टर में हमारा बायोंसी इफेक्ट है, वो भी एक तरह से हम रिलेट कर सकते हैं, जो हमारे फ्लो ऑफ लिक्विड्स हैं उनको भी, और साथ ही साथ जो हमारी जो बर्नौली थ्योरम उसकी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो हम अपनी रियल लाइफ में उनको देख सकते हैं और रिलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे हमारे हाइड्रोलिक लिफ्ट हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं, और उनसे जैसे बहुत ज़्यादा टॉपिक्स इस चैप्टर से ऐसे हैं जो हम अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन बस ये चैप्टर क्या है, ये थोड़ा लेंथी है, मतलब थोड़ा चैप्टर ये बड़ा है, तो कुछ स्टूडेंट इसको मतलब स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इस चैप्टर से हमारे जो थ्योरम्स हैं और जो हमारे लॉज हैं और साथ ही साथ हमारे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, मतलब वो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा ही चैप्टर हमारा वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा लेंथी है, लेकिन चैप्टर बिल्कुल ईजी है। तो हम इसकी चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं अगर उनको अच्छे से कोरिलेट कर समझे तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो हम इस सिंगल वीडियो में इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करने वाले, ताकि हम इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, लॉज वाले क्वेश्चन और जितने भी हमारे डेरिवेशंस को, उनको सबको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। सो लेट स्टार्ट द रिवीजन। तो सबसे पहले टर्म आती है हमारी फ्लूइड। इसका मतलब होता है इट इज अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, मतलब कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि हमारा फ्लो कर सकता है उसको हम बोलते हैं फ्लूइड। जैसे हमारे जो लिक्विड्स हैं और जो हमारी गैसेज हैं मेनली वो होती है हमारी फ्लूइड सब्सटेंस। नेक्स्ट आता है मीनिंग ऑफ हाइड्रोस्टैटिक। इसका मतलब होता है द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स मीन द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन इज नोन एज हाइड्रोडायनेमिक्स। मीन्स स्टैटिक मीन्स रेस्ट एंड डायनेमिक्स मीन्स इन मोशन। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टर्म आती है हमारी थ्रस्ट। इसका मतलब होता है द टोटल प्रेशर exerted by a liquid on the surface in contact। मीन्स जैसे हमारा कोई कंटेनर है, उसमें हमारा कोई भी फ्लूइड है, कोई भी हमारी गैस है या हमारा कोई भी लिक्विड है, वो जो उसकी कंटेनर की वॉल्स हैं उस पर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है जो हमारा अंदर फ्लूइड है, वो उसको बोलते हैं हम थ्रस्ट। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, ये इंपॉर्टेंट है, प्रेशर। इसका मतलब है नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द सर्फेस इज कॉल्ड प्रेशर। मीन्स जैसे हमारी फोर्स होती है एनी पुश और पुल, तो जो हमारा यहाँ पर पुश हो रहा है, अगर हमारा जो पुश है वो किसी वॉल पर या किसी भी चीज़ पर हमारा 90 डिग्री पर हो, मतलब कि जो मतलब वो परपेंडिकुलरली हो, मीन्स कि जो भी हमारा कोई फोर्स होगा वो 90 डिग्री पर लगेगा किसी भी सरफेस पर यूनिट एरिया पर, तो उसको बोलते हैं हम प्रेशर, जिसको हम डिनोट करते हैं पी से। इसका मतलब होता है पी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और जो उसकी यूनिट होती है वो होती है हमारी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। इसकी हमारी और भी यूनिट्स होती हैं, और उसकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा ml-1 T-2, और जो हमारा प्रेशर होता है वो एक हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। एक पॉइंट आता है यहाँ पर, ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जैसे मीन्स वही जो हमारा जो प्रेशर होता है, मतलब जो फोर्स लगता है वो हमारा जो भी सरफेस होगा उस पर परपेंडिकुलरली वर्क करता है। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक आता है डेंसिटी। इसका मतलब होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। जो उसकी यूनिट होती है डेंसिटी की वो होती है हमारी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा ml-3। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये मतलब ये टॉपिक हमारा न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे कुछ न्यूमेरिकल्स में ये आ जाता है द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज दिस, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। तो वहाँ पर ये हमारा यूजफुल होगा। इसका मतलब होता है रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। मीन्स जो भी हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी और जो हमारे पास वाटर की डेंसिटी है, उन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी। मीन्स रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। जो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है वो होती है हमारी 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट आता है फिजिकल मीनिंग ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। मीन्स जैसे ये तो था हमारा मतलब मैथमेटिकल मीनिंग, मतलब एक रेशो था मतलब। तो नेक्स्ट आता है फिजिकल मीनिंग ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। इसका मतलब है इट टेल्स हाउ मच अ गिवन सब्सटेंस इज हैवियर देन द इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसका मतलब है हमारा कोई भी जो ये हमें बताता है कि जो हमारा सब्सटेंस है वो कितना हैवियर है वाटर से, जो उसका वॉल्यूम है अगर वो उतने ही वॉल्यूम का हम वाटर ले तो उनका दोनों का अगर वेट करें तो जो हमारा सब्सटेंस है वो वाटर से कितना हैवियर है, ये बताता है हमारा रिलेटिव डेंसिटी मीन्स स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। मीन्स व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज डेंसिटी डिक्रीजेज। मीन्स जब भी हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे हमारी जो डेंसिटी है वो कम होगी। नेक्स्ट आता है एब्सोल्यूट प्रेशर और गॉज प्रेशर। इसका मतलब होता है द एक्सिस प्रेशर अबव द एटमॉस्फेरिक
एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड गॉज प्रेशर एंड द टोटल प्रेशर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। मींस जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है उसका मतलब होता है जो टोटल प्रेशर होता है, मतलब कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और साथ ही साथ जो हमारा गॉज प्रेशर है। और जो हमारा गॉज प्रेशर है उसका मतलब होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें जो एक्स्ट्रा लगता है उसको बोलते हैं गॉज प्रेशर। मींस सिंपल लैंग्वेज में गॉज प्रेशर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मींस जैसे एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब टोटल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो एक अपनी एटमॉस्फेयर से लगने वाले प्रेशर को बोलते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो नेक्स्ट आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू फ्लूइड प्रेशर, मतलब प्रेशर से रिलेटेड हमारे जो फ्लूइड है उससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला, इन अ लिक्विड द प्रेशर विल बी सेम एट ऑल द पॉइंट्स एट द सेम लेवल। मीन्स जो हमारा प्रेशर होता है वो जो हमारा कंटेनर है उसकी जो कोई भी शेप हो सकती है, कोई भी साइज, या फिर उसमें किस टाइप का फ्लूइड है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। वो सिर्फ डिपेंड करेगा कि वो किस लेवल तक भरा हुआ है, किस हाइट, ग्राउंड से किस हाइट तक हमारा जो वाटर है जो उसमें फ्लूइड है वो भरा हुआ है, उस पर ही हमारा जो प्रेशर है वो डिपेंड करेगा। नेक्स्ट आता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड डिपेंड्स ऑन द हाइट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ शेप। वही हमारा पॉइंट, जैसे कि कोई भी कंटेनर है उसकी शेप हमारी कुछ भी हो सकती है, उस पर डिपेंड नहीं करता। जितनी भी हमारी जो हमारा वाटर है उसकी जितनी, मतलब जो फ्लूइड है उसकी जितनी भी हाइट होगी उस पर हमारा जो प्रेशर है वो डिपेंड करेगा। नेक्स्ट आता है एट द पॉइंट इन अ लिक्विड कॉलम द प्रेशर अप्लाइड ऑन इट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। मीन्स जैसे ये मतलब तीनों पॉइंट एक तरीके से सेम ही है। जैसे हमारे डायग्राम में हमें शो हो रहा है, जैसे हमारा एक कॉलम है उसमें हमारा एक सिलेंड्रिकल है, एक हमारा जो मतलब फ्रस्टम टाइप है, और एक हमारा जो मतलब थोड़ा स्फेरिकल टाइप है। हमारे तीन तरह के कंटेनर हैं, लेकिन उनकी वजह से जो ए बी सी और 3 पॉइंट्स हैं वहाँ पर जो प्रेशर है वो प्रेशर जो है वो तीनों जगह इक्वल है। इक्वल क्यों है? क्योंकि जो हमारा फ्लूइड की जो हाइट है वो सेम है। मीन्स मेन पॉइंट क्या है कि जो प्रेशर है वो मेनली हमारा हाइट पर डिपेंड करेगा, ना कि जो हमारा कंटेनर की क्या शेप है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पास्कल लॉ। ये भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लॉ, और इसकी जो एप्लीकेशन है एग्जामिनेशन में 100% आनी होती है। इसका मतलब होता है प्रेशर अप्लाइड टू एन एनक्लोज्ड फील्ड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू एवरी पोर्शन टू द फ्लूइड एंड द वॉल ऑफ द कंटेनिंग वेसल। मीन्स कि अगर हमारा कोई भी वेसल है उसमें हमारा कोई भी फ्लूइड है, अगर हम किसी भी साइड पर कोई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो जो हमारा प्रेशर है वो पूरे हमारे जो कंटेनर है उसमें ट्रांसमिटेड होगा अनडिमिनिश्ड, मतलब जितना यहाँ पर लगाया उतना ही हमारा वहाँ पर जाएगा। तो इसकी मेन इंपॉर्टेंट आती है इसमें इसकी हमारी एप्लीकेशन में सबसे पहले आती है हमारी हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट जो हमारी कुछ इस तरीके की होती है, इसमें हमारे मेनली 2 कॉलम्स होते हैं। एक का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है हमारा स्मॉल ए और दूसरे का होता है हमारा कैपिटल ए। मतलब यहाँ जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसका ही मेन मतलब जो यहाँ पर फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट सी कॉलम होता है उसमें हम स्मॉल एफ फोर्स लगाते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर स्मॉल एफ फोर्स लगाई उससे हमारा पी प्रेशर हुआ, मतलब प्रेशर इज इक्वल टू स्मॉल एफ अपॉन स्मॉल ए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल ए है तो उसकी वजह से प्रेशर आया वाटर में। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, जैसे अगर यहाँ पर प्रेशर लगाए तो जितना भी हमारा जहाँ पर भी फ्लूइड है मतलब इस कंटेनर में वहाँ पर प्रेशर जाएगा। तो एज ये प्रेशर हमारा अनडिमिनिश्ड, मतलब जितना प्रेशर यहाँ पर है वहाँ तक जाएगा बड़े वाले कॉलम में। अब बड़े वाले कॉलम में जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, कैपिटल ए। तो वहाँ पर जो हमारा फोर्स हो जाएगा, जो बड़े वाले कॉलम में जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं F इज इक्वल टू पी इंटू ए, मतलब प्रेशर इंटू कैपिटल ए। तो यहाँ पर जो प्रेशर है उसकी तो वैल्यू वही होगी जो हमने फर्स्ट वाले कॉलम में लगाई थी, क्योंकि अनडिमिनिश जा रहा है, ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो स्मॉल एफ अपॉन स्मॉल ए, लेकिन जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए के मतलब कंपैरिजन बहुत छोटा है तो उसको स्किप कर सकते हैं। तो जो हमारा टोटल जो फोर्स आता है वो कैपिटल एफ आ जाता है, मतलब कि जो स्टार्टिंग में स्मॉल एफ लगा था और जो हमारा लास्ट में जो हमें प्रेशर मिलता है वो मतलब जो फोर्स मिलता है वो मतलब बहुत ज़्यादा मिलता है। मीन्स हमने काम मतलब फोर्स बहुत कम लगाया लेकिन जो हमारा रिजल्ट है वो हमें बहुत ज़्यादा मिल गया। ये इसका मतलब होता है ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है यूज टू लिफ्ट द हैवी ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स। मतलब इसका मेन वर्क यही होता है कि हम एक साइड से बहुत कम फोर्स लगाते हैं, मिनिमम फोर्स लगाते हैं, और दूसरी साइड से हम मैक्सिमम वर्क करते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही आता है हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हमारे ये भी इस तरीके से हमारा काम करता है, जैसे हमारा जो ब्रेक पैडल होता है हम उसको हल्का सा प्रेस करते हैं, और लेकिन जो हमारा मतलब कोई भी व्हीकल है वो इतना बड़ा व्हीकल को आराम से रोक लेती है, कोई भी हमारा जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है। तो इसमें भी हमारा जो मतलब एक जो पास्कल लॉ है वही फॉलो होता है। जैसे कि हमारा ब्रेक पैडल हमने लगाया था, उसके बाद हमारा एक मास्टर सिलेंडर होता है जिसमें हमारा जो फ्लूइड फिल होता है, जो फ्लूइड फिल होता है उसको बोलते हैं ब्रेक ऑयल। जो हमारा मतलब जॉइंट होता है 2 व्हील्स से, मतलब कि एक हमारा जो अदर व्हील्स है लेफ्ट और राइट में दोनों में, तो उसके अंदर का जो मतलब सरफेस कुछ इंटरफेस होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पर हमारा एक रिमूव व्हील होता है और एक हमारा ब्रेक शू होता है। जैसे हम अपने ब्रेक पैडल को मतलब पुश करते हैं
तो जो हमारे रिम्स हैं वो मतलब आपस में मतलब जो स्प्रिंग है वो उनको खींचता है, पास ले आता है। तो इसी मतलब पास लाने से जो हमारे मतलब वहाँ पर फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से जो मतलब हमारे टायर से जो स्पीड है वो कम हो जाती है। इसी तरीके से हमारे जो ब्रेक्स हैं वो वर्किंग करते हैं। यहाँ पर इसकी एक एडवांटेज आती है हाइड्रोलिक ब्रेक्स की, वो आती है मास्टर सिलेंडर ट्रांसमिट इक्वल प्रेशर ऑन P1 एंड P2 सो इट प्रिवेंट्स स्किडिंग। मीन्स कि जो हमारा जैसे डायग्राम में P1 एंड P2 दिख रहा है हमारे यहाँ पर 2 सिलेंडर, जो हमारा मास्टर सिलेंडर होता है वो क्या काम करता है, इसका मतलब एडवांटेज क्या है। वो एडवांटेज ये है कि वो P1 और P2 पर दोनों इक्वल प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से जो हमारे टायर होते हैं वो स्लिप नहीं करते। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट h। मतलब कोई भी हमारा कंटेनर है वो h हाइट तक उसमें हमने फ्लूइड डाला हुआ है, तो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, वो करता है हमारा रो जी एच। मतलब ये जो टोटल फॉर्मूला निकल के आता है, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। यहाँ से हमारा जो फ्लूइड है उसकी रो का मतलब जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी, एच मतलब जो जहाँ तक वो भरा हुआ है हाइट, और जी हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी हेल्प से हम निकाल लेते हैं वहाँ का प्रेशर। नेक्स्ट आता है हमारा वेरिएशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर विद डेप्थ। मतलब जैसे हम डेप्थ में जाएंगे तो हमारा जो प्रेशर है वो कैसे कैसे चेंज होता है, वो होता है हमारा P इज इक्वल टू PA प्लस रो जी एच। मतलब कि प्रेशर, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। मतलब कि जो हाइट की वजह से प्रेशर है, साथ में जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एज हाइट इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज, मीन्स वही जैसे कि जैसे हमारी लिक्विड की हाइट बढ़ती रहेगी ऐसे ऐसे हमारा जो टोटल प्रेशर है वो बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स और पास्कल वेज। मतलब ये हमारा सिंपल वही है कि वही जैसे हमने पहले किया था अभी कि वो मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो हमारा जो कंटेनर है उसकी शेप, जो प्रेशर है वो कंटेनर की शेप पर डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ करेगा उसकी जो फ्लूइड है वो कितनी हाइट तक भरा हुआ है। जैसे यहाँ पर पॉइंट ABC है, तो जो जहाँ पर अगर जो ये सिलेंड्रिकल है, ये फ्रस्टम है, ये इन्वर्टेड फ्रस्टम है, तो इनमें जो अगर लिक्विड की जो हाइट है अगर वो सब में सेम है, तो जो हमारा ABC पॉइंट है वहाँ पर जो प्रेशर होगा वो भी हमारा सेम होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब होता है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मींस एटमॉस्फेयर की वजह से जो हमारा प्रेशर एक्सर्टेड होता है उसको हम बोलते हैं सिंपली एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मेनली इसकी हमारी जो प्रेशर है उसकी बहुत ज़्यादा यूनिट्स होती हैं, जैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल और बार, मतलब बहुत ज़्यादा यूनिट होती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। अब हमने ये समझ लिया कि जो हमारा प्रेशर है वो क्या मतलब क्या वैल्यू क्या होता है और वो किस तरह वर्क करता है, किस चीज़ पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, मतलब कि कितना प्रेशर है उसको हम मेजर कैसे करते हैं। इसके हमारे मेनली 2 मेथड्स हैं। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट्स को। बैरोमीटर का मतलब होता है ये कुछ हमारा इस तरीके का डिवाइस होता है, जैसे कि इसमें हमारा एक कंटेनर होता है जिसमें मरकरी हमने फिल कर रखी होती है, और एक हमारी टेस्ट ट्यूब होती है जिसमें भी हमारी मरकरी फिल होती है। इसको हम जो हमारी जो टेस्ट ट्यूब होती है इसको हम रखते हैं इन्वर्टेड रखने के बाद जैसे हमारा जो स्पेस होता है ए के ऊपर साइड जो स्पेस हो जाता है वहां पर बन जाता है हमारा वैक्यूम। मतलब कि जैसे अगर हमने उल्टी रखी तो ग्रेविटी की वजह से जो हमारा मरकरी है वो थोड़ा नीचे आ जाता है। तो इसमें हम ये मतलब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज़ फिल्ड विद मरकरी बिकॉज इट हैज़ ग्रेटर डेंसिटी। मतलब कि ये एक हमारी डिवाइस होती है जिसकी हेल्प से हम जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको मेजर करते हैं, और ये फिल होती है हमारी मरकरी से। मरकरी से क्यों होती है? क्योंकि जो मरकरी है उसकी एक ग्रेटर डेंसिटी होती है, जिसकी जो वैल्यू होती है डेंसिटी की मरकरी की वो होती है 13.6 इंटू 10⁻³ इस पर मेनली हमारे पॉइंट होते हैं, जैसे एक पॉइंट बी और पॉइंट सी। यहाँ से हम मतलब इनकी हेल्प से हम निकालते हैं जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। जैसे जब हमारा इक्विलिब्रियम हो जाता है तो P1 एंड P2 वो इक्वल हो जाते हैं, मतलब कि जो अंदर वाला प्रेशर है बी पॉइंट पर जो सी पॉइंट पर है वो इक्वल हो जाते हैं। तो जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो निकालते हैं हम P इज इक्वल टू रो जी एच। मतलब कि रो हमारी जो मरकरी है उसकी डेंसिटी, जो हमारी जी है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच मतलब जो ए और बी का जो डिस्टेंस है, जैसे ये देखना ए और बी के बीच का जो एच डिस्टेंस है उसको रखते हैं हम एच की जगह, और यहाँ से जो हमारी कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आती है वो आती है हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मोनोमीटर। मोनोमीटर भी एक हमारी डिवाइस है जिससे हम मेजर करते हैं प्रेशर को। मेनली हम इसमें जो गैसेस का प्रेशर होता है वो मेजर करते हैं, और साथ ही साथ जो हमारा गोज प्रेशर होता है, एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, उसको मेजर करते हैं। ये कुछ हमारा इस तरीके का होता है, जैसे इसमें एक हमारी यूट्यूब होती है उसकी ये कुछ इस तरीके का होता है। मतलब एक साइड तो होती है हमारी गैस जिसका हमें प्रेशर फाइंड करना है, इसमें मेनली हम करते हैं प्रेशर डिफरेंस फाइंड। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर 2 पॉइंट है P1 एंड P2। P1 की वजह से P1 प्रेशर जो लग रहा है वो लग रहा है हमारा गैस की वजह से, और जो P2 पॉइंट है वो हमने जो P1 है उसके लेवल में लिया हुआ है। जो हमारी P2 वाली ट्यूब है, मतलब जो वाली लाइन है उसमें
गैस की वजह से जो लिक्विड है वो थोड़ा अपर साइड मतलब चला जाता है, तो वहाँ पर जो लिक्विड है वो थोड़ा एच हाइट ऊपर गया तो उसकी वजह से भी एक प्रेशर लगता है। और जो ये हमारी ट्यूब होती है ये ऊपर से ओपन होती है, तो ऊपर से हमारा क्या लग जाता है इसमें, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मीन्स जो हमारा P1 है P2 है ये दोनों सेम लेवल पे आ गए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा प्रेशर इक्वल। P1 जो है P1 होता है प्रेशर ड्यू टू गैस, मतलब ये गैस की साइड है, तो ये जो जो यहाँ पर प्रेशर लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, हमारा गैस की वजह से। और P2 पर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। मीन्स जैसे जो P2 पॉइंट है उसके बिल्कुल ऊपर देखे तो क्या है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और P2 पॉइंट से हमारा लिक्विड भी है एच हाइट तक, तो उस एच हाइट की वजह से भी वाटर का जो मतलब जो भी लिक्विड है उसका भी एक प्रेशर होगा, वो होगा हमारा रो जी एच। इसी उसी इक्वेशन में हम जैसे रखते हैं टोटल प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। तो अगर हम जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हम इस साइड ले जाएं तो हमारा दोनों का जो आ जाता है वो डिफरेंस आ जाता है, जो आ जाता है हमारा टोटल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। मेनली इस डिवाइस को हम यूज करते हैं गॉस प्रेशर निकालने के लिए, और जो हमारा गैसेज का प्रेशर है इंडिविजुअली गैसेज का उसको निकालने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब कि जो हमारी एटमॉस्फेयर है उसकी कितनी हाइट होती है। इसमें होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय 0.76 m ऑफ Hg। मीन्स जो हमारा 0.76 mg का मतलब जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसकी हेल्प से हम निकाल लेते हैं हाइट। तो इस फॉर्मूले में रखते हैं, जैसे रो जी एच ये हमारा फॉर्मूला होता है, तो रो में रख देते हैं हम जो हमारी Hg की जो डेंसिटी होती है उसको, जी मीन्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जो हमारा एच है एच हमें निकालना है, तो इसको हम इक्वल टू रख देते हैं 1 पॉइंट, मतलब हमें पता है एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना होता है 1.013 इंटू 10⁵ तो अगर इसके इक्वल रखते हैं तो जहाँ यहाँ पर एच की वैल्यू आती है वो आती है हमारी 8 किलोमीटर। नेक्स्ट आती है हमारी डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर, जैसे हमारी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 बार, 1 टॉर्सिली, 1 एटमॉस्फेयर, कुछ इस तरह की हमारी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। मेनली हम इन सब के बीच का रिलेशन याद होना चाहिए और सबकी एक वैल्यू याद होनी चाहिए हमारे न्यूमेरिकल्स में, और हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमारी हेल्प करती हैं। सो नेक्स्ट आते हैं हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब वही हमारी जो रिलेटिव डेंसिटी थी उसको ये बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। यहाँ पर आती है कुछ स्पेसिफिक फ्लूइड्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी। मीन्स ये जो हमारी कुछ मतलब फ्लूइड्स हैं यहाँ पर इनकी हमें जो डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में कई बार तो हमारे न्यूमेरिकल में हमें वैल्यू प्रोवाइड होती है लेकिन कई बार नहीं होती, तो हमें कुछ की हमें याद होनी चाहिए, जैसे वाटर, सी वाटर, मरकरी और मतलब ऑक्सीजन, एयर, इनकी हमें मेनली याद होनी चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी का हमारा वही मतलब है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोंसी। इसका मतलब होता है द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इमर्स्ड इन अ फ्लूइड इज कॉल्ड अपथ्रस्ट और बायोंट फोर्स एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज बायोंसी। मीन्स मतलब जब भी हम मतलब स्विमिंग पूल या फिर मतलब वाटर में इमर्स होते हैं, मतलब जाते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम उसमें पानी में डालते हैं, तो हम क्या फील करते हैं, मतलब एक नीचे से भी एक फोर्स लग रही है, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है उसको मतलब एक तरह से अपथ्रस्ट मिल रहा है, वो अपथ्रस्ट ही होता है हमारा बायोंट फोर्स। और वो जो फिनोमेना होता है मतलब किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबाना या फिर हम ही पानी में जा रहे हैं तो हमें फील हो रहा है हल्का हल्का अपथ्रस्ट लग रही है, मतलब थोड़ा ऐसी फोर्स लग रही है जो हमको अपर साइड धकेल रही है, उस फोर्स को हम बोलते हैं बायोंट फोर्स। और उस फिनोमेना जो अपर साइड हम आ रहे हैं उस फिनोमेना को हम बोलते हैं बायोंसी। सो नेक्स्ट आता है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये भी हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड कंप्लीटली और पार्शियली इन अ फ्लूइड देन इट एक्सपीरियंस अपथ्रस्ट इक्वल टू द वेट ऑफ अ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। मीन्स कि जब भी हमारी कोई भी बॉडी है वो मतलब फ्लूइड में इमर्स्ड होगी कंप्लीटली या फिर पार्शियली, मतलब या तो पूरी होगी या फिर हाफ होगी, या जितनी भी होगी वो जितना भी वहाँ पर जो फ्लूइड है उस वो हटाएगी, उसका जितना भी वेट है उतना ही वो अपथ्रस्ट फील करेगी। और जो वो अपथ्रस्ट होगा उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी फोर्स, जो फोर्स होता है वो अपथ्रस्ट फोर्स, उसकी वैल्यू होती है F इज इक्वल टू वी रो जी। मीन्स वी है हमारा इसमें इमर्स्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मतलब जो भी हम चीज़ को मतलब इमर्स्ड कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को या बॉडी को उसका वॉल्यूम, और जो हमारा रो है वो है हमारी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी तो हमारा वही है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट आता है हमारा लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन हमें बताता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मतलब हमारा फ्लो करेगा, मतलब ऑब्जेक्ट में सिंक डूब जाएगा या फिर हमारा फ्लोट करता रहेगा। तो इसमें मेनली हमारी टू थिंग्स होती हैं, एक तो W एक हमारा U, मतलब कि एक तो बॉडी का वेट और एक हमारी जो उस पर अपथ्रस्ट लगती है मतलब बायोंट फोर्स लगती है। तो इसमें आते हैं हमारे मेनली 3 केसेस। सबसे पहला केस आता है इसमें होता है जो हमारा W होता है, मतलब जो वेट होता है वो ज़्यादा होता है अपथ्रस्ट से, तो इसमें इस केस में क्या होता है जो हमारा बॉडी होती है वो सिंक हो जाती है मतलब डूब जाती है। नेक्स्ट केस आता है अगर हमारा जो वेट है बॉडी का वो हमारी बायोंट फोर्स के इक्वल हो जाए तो जो क्या करता है तो फ्लोट्स फुली इमर्स्ड, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो पानी के नीचे होगा लेकिन वो तैरता रहेगा, मतलब वो पूरा सिंक मतलब ग्राउंड में नहीं जाएगा, वो मतलब पानी के बीच में ही तैरेगा। थर्ड केस आता है हमारा इफ द वेट इज लेस देन द अपथ्रस्ट फोर्स, मतलब
कि अब तरफ फोर्स ज़्यादा है और जो बॉडी का वेट है वो कम है, उसमें क्या होगा, फ्लूइड्स पार्शियली इमर्स्ड, मतलब कि इसमें होगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो जो हमारा फ्लूइड है उसकी सरफेस से ऊपर आ जाएगा, मतलब आधा नीचे रहेगा, कुछ कुछ पार्ट उसका फ्लूइड से बाहर आ जाएगा, मतलब कि वो एक तरीके से फ्लोट करेगा। इन सब के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि है जो हमारा वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पार्ट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू लिक्विड डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं कि जो हमारा सॉलिड है उसकी डेंसिटी कितनी है, या फिर जो हमारा लिक्विड है उसकी डेंसिटी कितनी है, या फिर जो हमारा वो जो हमारा सॉलिड पार्ट है हम उसको इमर्स्ड कर रहे हैं किसी भी बॉडी को, वो कितना वॉल्यूम हमने इमर्स्ड कर दिया। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ये सब निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा विस्कोसिटी। ये भी हमारे इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका मतलब एक तरह से ये लेंदी भी है लेकिन बहुत ज़्यादा इजी है, तो इसको समझते हैं। विस्कोसिटी का मतलब होता है इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स। मीन्स कि जो विस्कोसिटी होती है वो एक हमारा जो फ्लूइड होता है, जो हमारा लिक्विड होता है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी हेल्प से वो क्या करता है, जो उसके जो लेयर्स होती हैं वाटर की उनके बीच में जो रिलेटिव मोशन है उनका अपोज करता है। जैसे हमारा जो वाटर फ्लो करता है वो कुछ इस तरीके से करता है, जैसे जो हमारी फिक्स सरफेस होती है उसमें जो वो फिक्स सरफेस है तो वो मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो है, तो उसके ऊपर वाली जो लेयर होती है अगर वो मतलब फ्लो कर रही है तो ड्यू टू रिलेटिव मोशन जो फिक्स लेयर है वो उसको उसकी स्पीड को क्या कर देगी, स्लो कर देगी, तो उसको इतना स्लो कर देती है कि वो बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल हो जाती है। तो जो हमारी जो सबसे लोअर लेयर है उससे ऊपर लेयर धीरे धीरे ऐसी मतलब वो सब एक दूसरे के रिलेटिव मोशन में है। मतलब कोई जो सबसे अपर वाली लेयर है वो तो फुल स्पीड से जा रही है, उसके जो नीचे वाली है वो थोड़ी उससे कम है, थर्ड वाली वो उससे भी कम है, तो सब एक दूसरे के रिलेटिव मोशन में है। तो क्या करते हैं, जो फिक्स सरफेस होता है वो स्पीड को पीछे की तरह करता है, और जो हमारी जो सरफेस लेयर होती है वो पानी को एक तरह से आगे की तरह धकेलती है। मीन्स कि जो हमारा सरफेस लेयर पे जो सरफेस लेयर होती है उस पर जो वाटर की लेयर होती है उसकी जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है, और जो फिक्स सरफेस पे ग्राउंड वाले पे होते हैं उसकी होती है मिनिमम। और वहाँ पर एक जो मतलब फोर्स काम करता है, जो उनका रिलेटिव मोशन है उनके रिलेटिव फोर्स काम करता है, जो मतलब जो अपर वाली सरफेस है वो आगे लेके जा रही है और जो ग्राउंड वाली है वो एक तरीके से पीछे खींच रही है, तो उनके बीच में जो फोर्स वर्क करता है वो होता है हमारा विस्कस फोर्स, जो कि क्या करता है, जो कि अपोज करता है मोशन का, जो रिलेटिव मोशन हो रहा है उनका अपोज करता है। मतलब एक लेयर आगे जा रही है, एक हल्का सा उसको पीछे खींच रही है, दूसरी उसको हल्का पीछे खींच रही है, तो इस तरीके से हमारा जो वाटर होता है वो फ्लो होता है। नेक्स्ट आता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसका मतलब है द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन द डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ लिक्विड इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। मीन्स वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब है वेलोसिटी में चेंज आना, विद रिस्पेक्ट टू ग्रेडियंट का मतलब डिस्प्लेसमेंट के। मीन्स कि किसी भी चेंज में जहाँ मतलब पहले एक सिंपल लैंग्वेज में समझो कि जहाँ भी ग्रेडियंट वन जुड़ जाता है उसका मतलब होता है डिस्टेंस की वजह से चेंज आना। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब है वेलोसिटी में चेंज आना ड्यू टू डिस्टेंस। जैसे कि जो हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर है सरफेस लेयर और जो फिक्स लेयर है उनके बीच में किस चीज़ का डिफरेंस है, डिस्टेंस का मतलब वो अपर है और ये डाउन में है, मतलब कुछ बीच में डिस्टेंस है, तो उसकी वजह से जो हमारा वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, मतलब जो सरफेस लेयर पे है वो बहुत फास्ट मूव कर रही है और जो फिक्स सरफेस पे है वो मतलब थोड़ा बहुत ही नेग्लिजिबल स्पीड से फ्लो कर रही है, तो इनके बीच में जो वेलोसिटी का डिफरेंस आ रहा है तो उस डिफरेंस को हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। मतलब वेलोसिटी में डिफरेंस आना ड्यू टू डिस्टेंस, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको हम डिनोट करते हैं dv अपॉन dx से, जो उसकी यूनिट होती है वो होती है सेकंड इनवर्स, और जो उसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा t-1। सो नेक्स्ट आता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसमें है इट इज अ फोर्स, जैसे हमने भी डिस्कस किया था विस्कस फोर्स, ये भी हमारा वही होता है। इट इज अ फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन इट्स टू पैरेलल लेयर ईच ऑफ यूनिट एरिया। मींस कि हम वाटर की लेयर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वाटर की जो लेयर है उनका एरिया मान लो यूनिट है, मतलब 1 है, तो उनके बीच में जो यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट रखना है, मतलब कि वेलोसिटी में 1 का डिफरेंस हो जाए, डिस्टेंस की वजह से वेलोसिटी में 1 का डिफरेंस हो जाए, तो जो वो फोर्स काम करेगा वहां पर जिसकी हेल्प से ये काम होगा उस फोर्स को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या फिर विस्कस फोर्स। जो हमारा विस्कस फोर्स होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड कॉन्टैक्ट लेयर वेलोसिटी ग्रेडियंट। मतलब कि जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है और जो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड dv अपॉन dx। तो हमारा जो मतलब यहाँ पर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कॉन्स्टेंट देते हैं वो देते हैं F इज इक्वल टू ईटा इंटू ए dv अपॉन dx।
सो अगर इस फॉर्मूले हमारा जो एरिया मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1 हो जाए, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1, और जो हमारा डी वी अपॉन डी एक्स है मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट वो भी यूनिट हो जाए, मतलब जैसे अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी के स्टेटमेंट्स के, तो जो हमारा फोर्स होता है विस्कस फोर्स वो किसके इक्वल आ जाता है, एक ईटा के, एक मतलब एक वैल्यू के, और वो वैल्यू क्या होती है हमारी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मींस ऐसा फोर्स जो कि हमें मतलब रिक्वायर्ड होता है जो टू लेयर्स के बीच में यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट बनाए रखने के लिए। यहाँ पर हमने जैसे प्लस माइनस यूज किया हुआ है एफ के आगे, मतलब एफ इज इक्वल टू प्लस माइनस ईटा, तो इस प्लस माइनस का मतलब होता है प्लस माइनस शोज दैट दिस फोर्स इज म्यूचुअल फोर्स बिटवीन टू लेयर्स, मतलब कि ये टू लेयर्स के बीच में एक तरह से म्यूचुअली काम कर रहा है। नेक्स्ट आती है इसकी डायमेंशन। डायमेंशन हमारी होती है इसकी ml -1 t -1, मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये इसकी डायमेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, 1 मार्क्स में आ जाती है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन होती है ml -1 t -1। यूनिट होती है इसकी न्यूटन सेकंड पर मीटर, और जो इसकी CGS यूनिट होती है वो होती है हमारी डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आता है हमारा स्टोक्स लॉ। इसका मतलब होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू अ फ्लूइड देन इट एक्सपीरियंस अ विस्कस फोर्स व्हिच एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स इज F इज इक्वल टू 6 पाई r न्यू v। मीन्स कि जब भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, हम उसको मतलब पानी मतलब फ्लूइड में इमर्ज करते हैं, मतलब डाउन करते हैं, तो वो एक फोर्स उस पर मतलब अप्लाई होता है, वो होता है विस्कस फोर्स। वो क्या होता है, वो अपोजिट होता है उसकी वेलोसिटी का, मतलब जैसे ऑब्जेक्ट तो हमारा नीचे जा रहा है लेकिन जो विस्कस फोर्स होता है वो हमारा उसको अपर साइड करता है। मीन्स कि जैसे हमारा जो लेयर्स है उनमें रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मोशन की वजह से जैसे अपर लेयर थी उसमें मतलब स्पीड ज़्यादा थी और नीचे जा रहे हैं तो कम हो रही है, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हमारा मतलब उनकी लेयर्स के बीच में आता है तो उस पर एक फोर्स वर्क करता है, वो होता है हमारा विस्कस फोर्स, और जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी वो मतलब वो दी जाती है हमारी स्टोक्स लॉ के थ्रू, और जो वो वैल्यू होती है वो होती है हमारी F इज इक्वल टू 6 पाई r ईटा v। और जो ये लॉ था हमारा स्टोक्स लॉ, ये हमें दिया था साइंटिस्ट जी स्टोक्स ने, जो कि मतलब ईयर था 1843, और मतलब वो था इंग्लैंड में। नेक्स्ट आता है हमारा वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब जो हमारी विस्कोसिटी होती है वाटर की प्रॉपर्टी उसकी, तो उसके मतलब टेम्परेचर और प्रेशर में क्या वेरिएशन आते हैं। सबसे पहले आता है अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमारी जो विस्कोसिटी हो जाती है वो डिक्रीज होती है। नेक्स्ट आता है अगर हमारा प्रेशर इंक्रीज होता है तो जो हमारी विस्कोसिटी है वो इंक्रीज होती है, एक्सेप्ट वाटर, मतलब वाटर की केस में ऐसा नहीं होता है, मतलब वो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो हमारा जो विस्कोसिटी है वो भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट आता है विस्कोसिटी ऑफ गैसेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, मतलब कि गैसेज जो हमारी गैसेज हैं उनके केस में जो हमारी विस्कोसिटी होगी वो हमारी इंडिपेंडेंट होगी किससे, प्रेशर से। सो नेक्स्ट आता है हमारा पोइसुली फॉर्मूला। इसका मतलब होता है द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकंड थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप अंडर अ प्रेशर डिफरेंस इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन T। मीन्स कि जो भी हमारा मतलब हॉरिजॉन्टल पाइप है उससे मतलब पर सेकंड कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो हो रहा है अंडर द प्रेशर डिफरेंस, उसकी वैल्यू होती है Q इज इक्वल टू पाई PR/4 अपॉन 8 ईटा L। मीन्स कि जो हमारा P है वो है हमारा प्रेशर डिफरेंस, और जो हमारा ईटा है वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, L मतलब जो हमारी हॉरिजॉन्टल पाइप की लेंथ है, R मतलब रेडियस ऑफ द पाइप। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टर्मिनल वेलोसिटी। इसका मतलब होता है द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी व्हाइल फ्लोइंग थ्रू अ विस्कस मीडियम इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। मींस जैसे कि हमारा कोई भी लिक्विड होता है उसमें एक विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी मींस एक प्रॉपर्टी होती है, उसकी डिफरेंट लेयर्स होती है, उनमें एक रिलेटिव मोशन होता है। तो मतलब इसमें क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब होता है अगर जैसे हम कोई भी बॉडी को ड्रॉप करते हैं वाटर में तो मतलब वो कितनी कॉन्स्टेंट मतलब कितनी मैक्सिमम टाइम तक वो एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी को मतलब मेंटेन रख सकती है। अब जैसे जो हमारी अपर लेयर है मतलब लेयर्स में स्पीड का डिफरेंस होता है, तो जैसे जैसे वो नीचे जाती है उसकी स्पीड भी मतलब कम होती चली जाती है ऑब्जेक्ट की। तो हमें टर्मिनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है कि हमें इससे ये पता चलता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये बॉडी है, हमने इसको ड्रॉप किया है वाटर में, तो वो कितने मैक्सिमम टाइम तक एक कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन रख सकती है। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। जो हमारी टर्मिनल वेलोसिटी होती है उसकी वैल्यू होती है V इज इक्वल टू 2/9 इंटू R स्क्वायर ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा इंटू G अपॉन ईटा। मीन्स इसमें जो हमारा रो है वो है हमारी डेंसिटी ऑफ स्फीयर, मतलब कि जो हम मतलब बॉल या फिर हमारा कोई स्फीयर है जिसको ड्रॉप कर रहे हैं, जो हमारा ये सिग्मा है इसका मतलब है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिस विस्कस लिक्विड में हम जो इसको डाल रहे हैं उस लिक्विड की डेंसिटी मतलब सिग्मा, और ईटा है हमारा विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। यहाँ और जो उसकी यूनिट होती है टर्मिनल वेलोसिटी की तो हमारी सबकी सेम यूनिट होती है, वो होती है मीटर पर सेकंड।
सो ये होती है हमारी टर्मिनल वेलोसिटी, मीन्स कि वो कांस्टेंट, वो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी जब वो वाटर में फॉल हो रहा है वो मेंटेन कर पा रहा है। तो जो हमारी टर्मिनल वेलोसिटी होती है इसमें हमारे 3 केसेस आते हैं, मतलब जो हमारा डेंसिटी ऑफ स्फीयर है और जो हमारा डेंसिटी ऑफ लिक्विड है उसके बिहाफ पे हमारे 3 केसेस आते हैं। सबसे पहले अगर जो हमारी रो है वो ग्रेटर देन हो जाए सिग्मा से, इसमें पहले समझ लो कि जो रो है वो है डेंसिटी ऑफ स्फीयर और जो सिग्मा है वो है हमारी डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो अगर हमारा जो रो है वो ग्रेटर हो जाए सिग्मा से, जो हमारी वी होगी वो पॉजिटिव होगी, मतलब कि जो टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। नेक्स्ट आता है अगर जो हमारा रो है वो लेस देन हो जाए सिग्मा से, मतलब सिग्मा की वैल्यू ज्यादा हो जाए, तो जो हमारा वी होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। थर्ड आता है हमारा अगर जो रो है वो सिग्मा के इक्वली हो जाएगा, तो जो हमारी वो टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी जीरो, मीन्स जो हमारा जो स्फीयर है वो मतलब वहीं पर ही स्टॉप हो जाएगा, नीचे नहीं या फिर ऊपर नहीं जा पाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा टर्मिनल वेलोसिटी जीरो। जैसे ये ग्राफ है, ग्राफ हमारा वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, तो जैसे हमारा कोई भी स्फीयर है हम उसको वाटर में ड्रॉप करते हैं तो उसका कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है, मतलब जो एक्सीलरेशन होता है वो एकदम बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन कुछ टाइम बाद पर जाकर वो एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाता है, मतलब जो बहुत ज़्यादा नीचे लेयर में पहुंच जाता है जहाँ पर जो वाटर की स्पीड है वो खुद ही बहुत कम है, तो वो भी उसकी भी जो स्पीड हो जाती है वो बहुत कम हो जाती है। जैसे जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो मतलब अगर कोई भी हमारा बॉल स्फीयर है वो अगर फॉल करेगा हमारा अंडर द वाटर, तो जो उसमें जो फोर्सेस वर्क करती हैं वो करती हैं हमारी, जैसे एक तो होता है उसका वेट तो हमारा उसको नीचे लेके जाएगा मतलब ग्रेविटी की वजह से, एक होती है उसकी वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी मतलब अगर वेट नीचे जा रहा है तो टर्मिनल वेलोसिटी भी एक तरह से उसकी नीचे ही बढ़ेगी। एक होती है हमारी अपथ्रस्ट लगती है, अपथ्रस्ट लगती है हमारी अपर साइड, मतलब जो हमारा स्फीयर है उसको अपथ्रस्ट देगी, अब ऊपर जाने के लिए वापस करेगी। और एक होती है हमारी उसकी फोर्स मीन्स जो हमारी एक विस्कस फोर्स होती है, मतलब जो रिलेटिव मोशन कराती है, मतलब उसको नीचे आने में और ऊपर जाने में मतलब उसको एक रिलेटिव मोशन देती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फ्लो ऑफ लिक्विड्स। इसका मतलब है इफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स एट एनी पॉइंट डज नॉट वेरी विद टाइम देन द फ्लो इज नोन एज स्टेडी फ्लो और लेमिनार फ्लो या फिर स्ट्रीम लाइन फ्लो। मीन्स कि हमारा जो लिक्विड का फ्लो हो रहा है वो किसी मतलब टाइम पर जाकर, मतलब किसी प्लेस पर जाकर टाइम के साथ वेरी ना करे, मतलब उसकी जो स्पीड है टाइम के साथ वेरी ना करे, मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, तो उस फ्लो को हम बोलते हैं स्टेडी फ्लो या फिर लेमिनार फ्लो, या फिर तीसरा नाम है उसका स्ट्रीम लाइन फ्लो। नेक्स्ट आता है जो स्ट्रीम लाइन फ्लो है उसका मीनिंग, इसका मतलब होता है द पाथ फॉलोड बाय द लिक्विड पार्टिकल इन अ स्टेडी फ्लो इज नोन एज स्ट्रीम लाइन फ्लो। मीन्स कि अगर जो हमारा फ्लूइड है, जो हमारा फ्लूइड है अगर वो हमारा स्टेडी फ्लो में है, मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, जो उसमें हमारा पाथ फॉलोड होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। नेक्स्ट आते हैं कुछ नोट पॉइंट्स फ्लो ऑफ लिक्विड्स के, इसमें होता है नो टू स्ट्रीम्स कैन क्रॉस ईच अदर, मतलब कि 2 स्ट्रीम्स होती हैं जो स्ट्रीम लाइन होती हैं स्टेडी फ्लो में, वो एक दूसरे मतलब कोई भी 2 हमारी आपस में क्रॉस नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है ग्रेटर इज क्राउडिंग ऑफ स्ट्रीम लाइन ग्रेटर इज वेलोसिटी, मतलब कि जितनी ज़्यादा भी हमारी स्ट्रीम लाइन की क्राउडिंग होगी, जितनी भी ज़्यादा हमारी पाथ हो गए, जितने भी ज़्यादा हमारा वाटर फ्लो करेगा उतनी हमारी जो वेलोसिटी है वो ग्रेटर होगी। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लो इज पॉसिबल इफ द लिक्विड वेलोसिटी डज नॉट एक्सीड द लिमिटिंग वैल्यू। मीन्स कि जो हमारा वाटर का फ्लो हो रहा है वो एक मतलब लेमिनार फ्लो, मतलब कि स्ट्रीम लाइन फ्लो तब तक ही होगा जब तक जो हमारी लिक्विड की वेलोसिटी है वो एक लिमिट वैल्यू को क्रॉस ना कर जाए, मतलब बहुत एक मतलब वैल्यू होती है उससे आगे चली जाए तो वो हम लेमिनार फ्लो या फिर हम स्ट्रीम लाइन फ्लो उसको नहीं नाम देंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेलोसिटी आती है हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी। नाम से ही पता चल रहा है क्रिटिकल मतलब एक मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब होता है द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इफ इट फ्लोज इन स्ट्रीम लाइन, मतलब कि अगर हमारा कोई फ्लूइड है वो स्ट्रीम लाइन में फ्लो कर रहा है, मतलब किसी लिमिट में फ्लो कर रहा है, तो उस लिमिट में रहकर जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। नेक्स्ट आता है टर्बुलेंट फ्लो। इसका मतलब होता है व्हेन फ्लो एक्सीज द लिमिटिंग वैल्यू, मतलब कि एक हमारी लिमिट है स्टेडी फ्लो के लिए, अगर वो जो लिमिट है उसको क्रॉस कर जाए हमारी स्पीड तो उस फ्लो को हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो, मतलब कि जो पानी है वो बहुत तेज बह रहा है इसका मतलब इस टाइम पर। नेक्स्ट आता है हमारा रेनॉल्ड्स नंबर, मतलब कि ये एक तरह से हमारा नंबर होता है। इसका मतलब होता है इट इज अ डायमेंशनलेस पैरामीटर हुज वैल्यू डिसाइड द नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप, मतलब कि एक हमारा जो रेनॉल्ड्स ये एक नंबर होता है, एक डायमेंशनलेस पैरामीटर होता है जो कि हमें बताता है कि जो हमारा फ्लो है उसका नेचर कैसा है थ्रू द पाइप। मीन्स कि जो हमारा वाटर फ्लो हो रहा है वो स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है या फिर टर्बुलेंट है या फिर हमारा अनस्टेबल है, तो इसका निकालने का जो वैल्यू होता है फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा R = ρ V d/eta।
सो इसमें जो v आ जाती है वो आ जाती है हमारी वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, जो हमारा रो आ जाता है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और जो d है वो डायमीटर ऑफ द पाइप। सो इसमें मेन वैल्यूज क्या होती हैं, अगर हमारा जो r की वैल्यू है वो लेस देन रहे 2000 से, 2000 वैल्यू से नंबर से अगर हमारी जो r की वैल्यू होती है इस फॉर्मूले से कम आए तो जो हमारा फ्लो है वो होता है हमारा स्ट्रीम लाइन फ्लो। और अगर जो हमारा r की वैल्यू है 2000 से 3000 के बीच में हो तो उसको हम बोलते हैं अनस्टेबल फ्लो। और जो हमारा जो r की वैल्यू है इस फॉर्मूले से अगर वो आ जाए हमारी 3000 से भी ग्रेटर देन, तो वो हो जाता है हमारा टर्बुलेंट फ्लो। मतलब कि जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है एक तरीके से वो जो फ्लो उसको पार कर चुका है, मतलब लिमिट क्रॉस करके वो पार चला गया, उसको फ्लो को बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। नेक्स्ट है हमारा एक और फॉर्मूला है, मतलब जो रेनॉल्ड्स नंबर है इसको ही निकालने का एक और फॉर्मूला है। अगर हमारे पास ये वैल्यू ना हो तो ये है हमारा इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। मतलब जो इनर्शियल फोर्स है वाटर की और जो हमारी विस्कस फोर्स है वाटर की, अगर उनकी वैल्यू 2 है, उनका रेशो निकाले तो वो भी हमारा क्या आ जाता है, एक रेनॉल्ड्स नंबर, जिसकी हेल्प से हम क्या निकालते हैं, नेचर ऑफ फ्लो। नेक्स्ट आता है हमारा आइडियल फ्लूइड, मींस एन आइडियल फ्लूइड विच इज नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिबल और ई रोटेशनल, इट मस्ट बी इन स्टडी फ्लो। मतलब कि ऐसा फ्लूइड जो कि हमारा जिसमें कि नॉन विस्कस होगा, मतलब उसमें कोई विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए, इनकम्प्रेसिबल वो कंप्रेस नहीं होना चाहिए, ई रोटेशनल मतलब कि वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में फ्लो करे, बार बार रोटेट ना करे, और वो हमारा स्टडी फ्लो में फ्लो होना चाहिए। ऐसे फ्लूइड को हम बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। नेक्स्ट आती है हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसमें होता है हमारा एरिया एंड वेलोसिटी, मतलब एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा हमारा जो है कहीं पर भी किसी भी पाइप में किसी भी सरफेस पे जाके देखें वो हमारा कांस्टेंट होता है, उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, मींस a1v1 इज इक्वल टू a2v2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। नेक्स्ट आते हैं हमारे एनर्जी ऑफ अ फ्लूइड इन अ स्टेडी फ्लो, मतलब कि हमारा कोई लिक्विड है वो स्टेडी फ्लो कर रहा है तो उसमें किस टाइप की एनर्जी होती है, उनकी डेफिनेशन है, उनके मतलब यहाँ से हमारे एग्जाम में मतलब एक शॉर्ट क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आ जाता है। तो सबसे पहले आते हैं हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड। इसका मतलब है द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ लिक्विड बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मींस बाय द वर्च्यू ऑफ मोशन जो भी एनर्जी पोजेस होगी उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, जिसकी जो वैल्यू होती है k इज इक्वल टू हाफ mv²। अगर हम उसको मतलब मेजर करें पर यूनिट मास तो आती है वो हाफ v², और पर यूनिट वॉल्यूम मेजर करें तो आती है वो हाफ रो v²। रो आ जाती है हमारी यहाँ पर डेंसिटी। नेक्स्ट एक टर्म आती है हमारी वेलोसिटी हेड। इसका भी हमारा एग्जाम में मतलब पूछ लेते हैं कभी कभी। वेलोसिटी हेड का मतलब होता है v² अपॉन 2g, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी पर वेट, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी हेड। नेक्स्ट आती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड। इसका मतलब होता है द एनर्जी पोजेस्ड बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन अबव द अर्थ सरफेस, मतलब कि जो अर्थ का सरफेस है ग्राउंड लेवल है उससे ऊपर, मतलब उससे कहीं भी किसी भी पोजीशन पर वाटर है उसकी वजह से जो उसमें एनर्जी है उस एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और ये हमारी इसकी वैल्यू होती है mgh, मतलब U इज इक्वल टू mgh। और अगर हम इसको मेजर करें पर यूनिट मास तो इसकी वैल्यू आती है gh, पर यूनिट वॉल्यूम रो gh, रो इसमें हमारी वही है डेंसिटी। नेक्स्ट आता है हमारा पोटेंशियल हेड। इसका मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट, मतलब जो हमारा वेट है वाटर का पर यूनिट, जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट होती है वो होती है हमारी पोटेंशियल हेड, जो कि इसकी वैल्यू होती है रो gh। नेक्स्ट आती है प्रेशर एनर्जी। नाम से ही पता चल रहा है प्रेशर एनर्जी, मतलब एनर्जी ड्यू टू अ प्रेशर, मींस पी पर यूनिट वॉल्यूम निकाले तो पी आएगी और पर यूनिट मास निकाले तो पी अपॉन रो। इसी तरह इसमें भी होता है हमारा एक तरह से हेड जिसको हम बोलते हैं प्रेशर हेड। इसका मतलब होता है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट इज नोन एज प्रेशर हेड, जिसकी जो वैल्यू होती है प्रेशर हेड इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन रो जी। नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां से एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं हमारा बर्नौलीज प्रिंसिपल। इसका मतलब होता है सम ऑफ द प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग अ स्ट्रीम लाइन। मींस कि जो हमारी प्रेशर एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी और जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी, उन तीनों के सम पर यूनिट वॉल्यूम वाला सम वो क्या होता है, हमारा एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है अलोंग अ स्ट्रीम लाइन फ्लो। ये है हमारा बर्नौलीज प्रिंसिपल। ये हमें दिया था डेनिस बर्नौली ने, ये हमारे स्विस फिजिस्ट थे, जो कि मतलब ये जो प्रिंसिपल आया था ये आया था हमारा इन ईयर 1738। और जो हमारे मतलब जो इसकी इक्वेशन आती है पर यूनिट वॉल्यूम वो आती है हमारी P प्लस हाफ रो v² प्लस रो GH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमारी पर यूनिट वॉल्यूम। और जो हमारी पर यूनिट मास आती है वो आती है हमारी P अपॉन रो प्लस हाफ v² प्लस GH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये जो हमारी इक्वेशन है ये हमें बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, पर यूनिट वॉल्यूम में पर यूनिट मास में, मतलब आपस में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमारे बहुत ज़्यादा जो उसकी एप्लीकेशंस है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और जो उसका डेरिवेशंस है वो तो मतलब बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ये हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझनी है।
नेक्स्ट आती है हमारी जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है उसकी कुछ लिमिटेशंस। इसमें सबसे पहले एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल फ्लूइड्स, मतलब कि जो हमारे आइडियल फ्लूइड्स होते हैं मीन्स जो नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल और जो इरोटेशनल वाले फ्लूइड्स मतलब आइडियल फ्लूइड उनका सिंपल नाम, उनके लिए सिर्फ ये एप्लीकेबल होते हैं सिर्फ आइडियल फ्लूइड्स के लिए। नेक्स्ट आती है देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन वी हैव टू एज्यूम दिस, मतलब कि जो वाटर का रिलेटिव मोशन हो रहा है फ्लो में तो, लेकिन उसकी वजह से फ्रिक्शन भी है, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से वहां पर कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, ये हमें मान के चलना होगा। थर्ड आते हैं हमारी एप्लीकेबल ओनली फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, वही मतलब वही हमारे आइडियल फ्लूइड्स के लिए। फोर्थ आता है हमारा नॉट एप्लीकेबल फॉर टर्बुलेंट फ्लो, मींस ये हमारा जो स्ट्रीमलाइन फ्लो स्टेडी फ्लो के लिए ही हमारा वैलिड होगा, ना कि हमारा टर्बुलेंट फ्लो के लिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमारा जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है उनसे रिलेटेड है। इसका मतलब है इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब जो हमारा बर्नौलीज प्रिंसिपल है वो किस पर बेस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब इसमें हमारे 3 टाइप्स की एनर्जी हमें पता है, जैसे एक तो हमारी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और हमारी जो है थर्ड टाइप ऑफ एनर्जी प्रेशर एनर्जी। तो इसमें जो हमारी प्रेशर एनर्जी और जो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी वो होती है हमारी स्टैटिक प्रेशर, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक प्रेशर। और जो हमारा जो हाफ रो वी स्क्वायर मतलब कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं डायनेमिक प्रेशर। तो ये जो हमारी बर्नौलीज थ्योरम है ये इन दोनों का सम होती है, मतलब स्टैटिक प्रेशर प्लस डायनेमिक प्रेशर का सम होती है हमारी बर्नौलीज थ्योरम। और जो इन दोनों की वैल्यू सम करके आती है वो हमेशा हमारी पूरी भी जहाँ पर भी स्ट्रीमलाइन फ्लो स्टेडी फ्लो हो रहा है वहाँ पर क्या होती है, कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है। मीन्स वही आ गया हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नॉट बी क्रिएटेड। ऐसे यहाँ पर मतलब जो स्टैटिक प्रेशर और जो डायनेमिक प्रेशर है वो आपस में मतलब एक दूसरे में चेंज होते रहेंगे। इन जो दोनों का जो सम होगा इन दोनों का जो सम होगा वो आपस में मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। नेक्स्ट आती है हमारी जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है उसकी एप्लीकेशन, ये भी हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आती है ब्लोइंग ऑफ द रूफ्स ड्यूरिंग विंड स्टॉर्म, मतलब कि जब हमारी तेज हवाएं चलती हैं तो मतलब जो कच्ची छतें होती हैं वह उड़ जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो सबसे पहले इसमें होता है जब भी हमारी मतलब आउटडोर में मतलब कोई तेज हवा चलती है तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल वहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है, मतलब तेज हो रही है। तो अगर वेलोसिटी तेज होगी तो जो हमारा प्रेशर है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब क्योंकि जो सारी एनर्जीज है उनका सम तो एक कॉन्स्टेंट ही रहना है। अगर एक एनर्जी बढ़ रही है तो दूसरी अपने आप कम हो जाएगी। तो इसमें क्या हो रहा है, तेज हवाएं चल रही हैं, तेज हवा चलने की वजह से वेलोसिटी ज़्यादा, तो वेलोसिटी ज़्यादा तो प्रेशर कम, ये हो रहा है हमारा आउटडोर में। लेकिन घर के इंडोर में क्या हो रहा है, वहाँ पर तो वेलोसिटी है ही नहीं, वहाँ पर तो बिल्कुल मतलब एक इंडोर में सब बंद है, तो वेलोसिटी कम है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। वेलोसिटी कम तो प्रेशर ज़्यादा, तो बाहर क्या है प्रेशर कम है, अंदर क्या है प्रेशर ज़्यादा है। तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या हो जाता है, हमारी जो रूफ होती हैं वो ब्लो ऑफ कर जाती है, मतलब जो वो उड़ जाती हैं। और ये तो हमें पता ही है कि जो हमारा प्रेशर डिफरेंस होता है वो हाई टू लो फ्लो करता है, मतलब कि हाई से लो की तरफ ही जाता है। तो जैसे बाहर प्रेशर जो है वो है हमारा लो और अंदर की तरफ प्रेशर है हाई, तो हाई की से लो की तरफ प्रेशर हमारा चला जाता है, जो हमारी जो मतलब रूफ है वो ब्लो ऑफ कर जाती है। नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है हमारी एटोमिजर और स्प्रे, मतलब कि जैसे मतलब बार्बर की शॉप पे या फिर वैसे भी हम देखते हैं मतलब स्प्रे होता है, मतलब वो मतलब ऐसे प्रेस करता है और मतलब वाटर की जो ड्रॉपलेट्स हैं वो आकर बाहर आती हैं। तो उसका वर्किंग कैसे होती है, इसकी वर्किंग कुछ इस तरीके से होती है, मतलब ये कुछ इस तरीके से का बना होता है। जैसे इसमें एक तो हमारा जो बोतल होती है उसमें लिक्विड फिल होता है और उसके पीछे लगा होता है हमारा एक प्रेशर वाली चीज़, मतलब कि कोई भी रबर बलून हो सकता है, कोई भी हमारी मतलब जिससे प्रेशर बना सकते हैं। तो उसमें हमारी गैस फिल होती है, जैसे ही हम उसको प्रेस करते हैं वहाँ पर जो गैस का है वो फ्लो हो जाता है। गैस का फ्लो हो रहा है तो मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर वहाँ ये होता है हमारा रबर बलून में, मतलब कि वेलोसिटी बढ़ रही है प्रेशर कम हो रहा है। तो जो ये हमारा जो बोतल है इसमें क्या हो रहा है, जो वेलोसिटी है वो तो मतलब कम ही है, वेलोसिटी से वहाँ पर कुछ नहीं है। लेकिन अगर वेलोसिटी कम है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। बलून में क्या हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, लेकिन बोतल में प्रेशर बढ़ रहा है। तो उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो हमारा लिक्विड है वो अपर साइड फ्लो कर जाता है, मतलब बोतल में से जो हमारी सीधी वाली लेयर है उसमें फ्लो कर जाता है और मतलब इस ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बाहर आ जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा एरोफॉइल, मीन्स लिफ्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट विंग, मतलब जैसे हमारे जो एरोप्लेन्स होते हैं उनमें जो विंग्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं कि जो उसको हेल्प करे मतलब उड़ने में। इसका मतलब होता है द शेप ऑफ द विंग्स ऑफ द एरोप्लेन इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द अबव सरफेस इज मोर देन द बिलो सरफेस, मतलब जो अपर सरफेस होता है उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है इन डिफरेंस टू बिलो सरफेस। उसकी वजह से क्या होता है, जैसे हमारी अपर साइड वाली जो लेयर है वो थोड़ा कर्वेचर में ज़्यादा है तो वहाँ पर जो एयर होती है वो थोड़ा कम फ्लो, मतलब थोड़े स्पीड टकराने की वजह से ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से कम हो जाती है स्पीड, तो उसकी वजह से
सॉरी, ये वाला होता है नीचे, मैं इसको रिपीट करता हूँ। इसमें होता है जो हमारी अपर साइड होती है उसका कर्वेचर कुछ इस तरीके से बनाया हुआ होता है, उसकी रेडियस ऐसे ज़्यादा होती है कि जो फ्लो होता है वो मतलब एक स्टेडी हो जाता है, वहाँ पर तेज़ी से फ्लो होता है। तो तेज़ी से फ्लो हो रहा है तो जो हमारी वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, और जो वहाँ वेलोसिटी इंक्रीज होने से हमारा प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। और जो नीचे वाली लेयर होती है वो हमारी एक तरह से प्लेन होती है, उसमें जो वेलोसिटी होती है वो अपर वाली के मतलब कंपेरिजन कम होती है, और कम है वेलोसिटी कम है तो प्रेशर क्या हो जाता है हमारा, बढ़ जाता है। तो अपर साइड हमारा प्रेशर कम है और निचले साइड जो हमारा प्रेशर ज़्यादा है। इस डिफरेंस की वजह से जो हमारा ये यहाँ पर प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो हमारा एयरप्लेन है, एयरक्राफ्ट के विंग है, वो मतलब हवा में जो है मतलब उसको जो हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है मतलब जो भी एरोप्लेन्स हैं मतलब जो भी उसको एक तरह से लिफ्ट कराने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बंसन बर्नर। ये भी हमारा बर्नौली जो प्रिंसिपल है उस पर ही वर्क करता है। ये भी हमारा कुछ इस तरीके से होता है, जैसे जो हमारा होल होता है इसमें जो गैस होती है वो बहुत तेज़ी से हम इसको एंटर कराते हैं, तो वेलोसिटी वहाँ पर बढ़ रही है, तो इनसाइड जो है वो प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम होने की वजह से हमारा जो इनसाइड है वो प्रेशर कम हो रहा है, तो उसकी वजह से जो बाहर की जो हवा है मतलब जो गैस है वो बहुत तेज़ी से रशीज करती है, मतलब बहुत तेज़ी से अंदर जाती है, और जिसकी वजह से जो हमारा बर्नर है उसकी जो मतलब फ्लेम्स होती हैं वो तेज़ हो जाती हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वेंचुरी मीटर। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है इट इज अ डिवाइस यूज टू मेजर द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप, ऑल्सो कॉल्ड फ्लो मीटर और वेंचुरी ट्यूब। मीन्स वेंचुरी मीटर एक हमारी एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम जो लिक्विड का फ्लो है उसका रेट कितना है, मतलब वो कितनी स्पीड से फ्लो कर रहा है, उसको हम फाइंड करते हैं। इसका हमारे दूसरा भी नाम है फ्लो मीटर, या फिर हम इसको बोलते हैं वेंचुरी मीटर। इसकी जो वैल्यू आती है मतलब जो रेट ऑफ फ्लो आता है वो आता है रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू A1 इंटू A2 अंडर रूट 2H रो जी अपॉन रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। मीन्स A1 A2 तो है हमारे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होते हैं, H मतलब जो हाइट का डिफरेंस होता है, और जो रो है रो मतलब जो भी हमारा फ्लो हो रहा है उसकी जो डेंसिटी होती है वो G मतलब हमारा जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका डायग्राम एंड डेरिवेशन कुछ इस तरीके से होता है हमारा। ये भी हमारा एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो हम यूज़ करते हैं मतलब इसकी जो कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं वो करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो होती है हमारा A1 A2 इज इक्वल टू A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब कि एरिया इंटू वेलोसिटी जो वैल्यू आती है वो कॉन्स्टेंट आती है। उस चीज़ को हम यूज़ करके ये वेंचुरी मीटर है उसका मतलब उसकी हेल्प से हम मेजर करते हैं रेट ऑफ द फ्लो ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट है कि इसी से हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो कि हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकंड थ्रू अ पाइप ऑफ अ क्रॉस सेक्शन एरिया A विद वेलोसिटी V इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू AV। मीन्स कि हमारा कोई भी वॉल्यूम है वो किसी भी पर सेकंड किसी भी पाइप से कितना फ्लो हो रहा है थ्रू द क्रॉस सेक्शन A विद वेलोसिटी V, उसकी वैल्यू होती है Q इज इक्वल टू A इंटू V। नेक्स्ट आता है हमारा टोरिसिली लॉ ऑफ एफ्लिक्स। मीन्स इसमें आता है हमारा जैसे हमारे पास कोई कंटेनर है, उसमें कंटेनर हमने ग्राउंड पर रखा हुआ है, तो हम ग्राउंड से किसी H हाइट पर उसमें कंटेनर में होल कर देते हैं, तो हमारा जो कंटेनर के अंदर फ्लूइड लिक्विड होता है वो बाहर की साइड आता है। तो वो जो बाहर की साइड आता है वो किस वेलोसिटी से आता है, कितना टाइम लेता है, और किस हाइट पर हमें होल करना चाहिए कि वो मतलब मैक्सिमम दूरी तक जाए, तो उन सबको हम उन सबको लेकर उन सब से मिलता है हमें टोरिसिली लॉ ऑफ एफ्लिक्स। एफ्लिक्स का मतलब होता है यहाँ पर आउटवर्ड फ्लो ऑफ लिक्विड। इसमें है let us consider a container in which a liquid of density rho is filled up to height capital H. Now make a hole at small h height from the surface of the liquid. Then the liquid will came out from the hole with velocity v. The velocity is known as velocity of efflux. मीन्स कि हमारे पास एक कंटेनर है कैपिटल H हाइट का, और जिसमें हमने एक होल किया हुआ है स्मॉल h से, तो जहाँ पर हमने होल किया हुआ है वहाँ उस होल से हमारा जो वाटर है जो अंदर लिक्विड है वो बाहर की साइड फ्लो करेगा विद वेलोसिटी v, और उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ एफ्लिक्स। इसकी जो वैल्यू होती है v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। नेक्स्ट आता है टाइम टू रीच द लिक्विड टू द ग्राउंड, मतलब कि जो हमने स्मॉल h हाइट पर जो हमने होल किया है वहाँ से जो हमारा लिक्विड निकल रहा है वो लिक्विड निकल कर ग्राउंड पे कब तक टच करेगा, उसको कितना टाइम लगेगा, वो टाइम लगेगा t इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन g। ये टाइम लगेगा उसको जो होल से मतलब ग्राउंड तक पहुंचने में। नेक्स्ट आती है हमारी रेंज। रेंज मीन्स मतलब कि जो हमारा होल है होल से जो हमारा मतलब जो कंटेनर है कंटेनर से कितनी दूर ग्राउंड लेवल पे कितनी दूर तक जो हमारा वाटर है वो जाएगा, वो आता है हमारा रेंज इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट H इंटू ब्रैकेट H माइनस स्मॉल h, मतलब कि जो कंटेनर की हाइट है और जो हमारी ग्राउंड लेवल से होल की हाइट है उनका डिफरेंस इंटू जो H है वो आएगी हमारी रेंज। और एक आता है हमारा मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम अगर हमें मैक्सिमम रेंज करनी है मतलब कि जो हमारा होल वो मतलब किस पॉइंट पर हम होल करें
करे, जो हमारी रेंज आ जाए वो मैक्सिमम आ जाए, तो वो जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा कैपिटल एच का हाफ। मीन्स कि जो जितना भी हमारा कंटेनर है उसकी अगर हम बीच में बिल्कुल मिड पॉइंट पर होल करें तो जो हमारा लिक्विड होता है वो मैक्सिमम दूरी तक मतलब मैक्सिमम रेंज करता है। नेक्स्ट आती है हमारी कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशन आती हैं, ये भी हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले आती है कोहेसिव फोर्स, इसका मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मोलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंसेस। नेक्स्ट आती है एडेसिव फोर्स, मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मोलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। नेक्स्ट आती है मोलिकुलर रेंज, इसका मतलब होता है द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच अ मोलिक्यूल कैन अप्लाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन अनदर मोलिक्यूल। मीन्स कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ तक कि जो हमारा मोलिक्यूल है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर सके किसी अनदर मोलिक्यूल पर, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी जो मैक्सिमम डिस्टेंस आता है मोलिकुलर रेंज, वो आती है हमारी 10⁻⁻⁹ मीटर। नेक्स्ट आता है हमारा स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस, इसका मतलब होता है अ स्फेयर ड्रॉन अराउंड अ मॉलिक्यूल एज अ सेंटर एंड विद अ रेडियस इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर इज नोन एज स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। मींस इन्फ्लुएंस का मतलब वही होता है कि वो कहाँ तक अपनी मतलब जो फोर्स है उसको अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम रेंज होती है उसकी 10⁻⁹, तो 10⁻⁹ रेडियस को लेकर अगर हम एक सर्कल कर दे, उस सर्कल के अंदर जो इन सेंटर होगा, मतलब कि जो इन सर्कल भी जो पार्ट आएगा उसको हम बोलते हैं स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सरफेस टेंशन, ये भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा मतलब केमिस्ट्री में भी यूज होता है और यहाँ पर फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इसका मतलब होता है इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड बाय द वर्च्यू ऑफ विच अ लिक्विड फ्री सरफेस, मतलब कोई लिक्विड है फ्री सरफेस, बिहेव्स लाइक अ इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन टेंडिंग टू कॉन्टैक्ट एज सो एज टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया। मीन्स हमारा कोई लिक्विड है वो मतलब ग्राउंड पे है या फिर कहीं पर भी है, मतलब उसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन, जिसकी मदद से वो क्या करता है, वो मतलब अपने एरिया को मिनिमम करता है, मतलब कि वो ऐसी शेप में रहता है। वैसे तो जो कंटेनर में वो उसी शेप में रहेगा, लेकिन वो उसमें एक प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन जिसकी उससे वो एक तरह से जो उसकी अपर वाली लेयर होती है वो एक तरह से स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, मतलब कि वो अपना जो एरिया है उसको मिनिमम करने की कोशिश करती है। उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन, जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है T=F/L, और जो यूनिट होती है सरफेस टेंशन की वो आती है न्यूटन पर मीटर, और जो इसको हम डिनोट करते हैं मेनली हम एस से या फिर टी से या फिर हमारे इसके जो हमारा सिग्मा होता है उससे हम इसको सरफेस टेंशन को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एक रिलेशन जो कि है रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड वर्क डन। इसमें होता है वर्क डन अपॉन एरिया डिफरेंस इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, मीन्स सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू द वर्क डन रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड बाय यूनिटी। मीन्स कि जो हमारा जो लिक्विड है उसका जो जितना भी सरफेस एरिया अगर उसको हम 1 यूनिट मतलब कि 1 वैल्यू बढ़ाएं तो उसमें जो हमें वर्क करना पड़ेगा उस वर्क को हम बोलते हैं कि जो वहाँ पर जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, उसके सरफेस टेंशन के। जो अगर हम जो हमारा लिक्विड है उसका 1 यूनिट मतलब 1 वैल्यू एरिया बढ़ाएं तो। नेक्स्ट आता है हमारा सरफेस एनर्जी, इसका मतलब होता है द एक्स्ट्रा एनर्जी पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सरफेस फिल्म ऑफ यूनिट एरिया कंपेयर्ड टू द मॉलिक्यूल्स इन द इंटीरियर इज नोन एज सरफेस एनर्जी, और जो इसकी वैल्यू होती है सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन डेल्टा ए, मतलब जो हमारा एरिया का डिफरेंस है, और जो इसकी यूनिट होती है वो होती है हमारी जूल पर मीटर स्क्वायर। मीन्स इसका मतलब होता है जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं अपर लेयर पर, जो सबसे ऊपर वाली सरफेस फिल्म होती है किसी भी वाटर में, उसमें जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें उनके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, तो उस एक्स्ट्रा एनर्जी को हम बोलते हैं उसकी सरफेस एनर्जी। नेक्स्ट आता है हमारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, इसका मतलब होता है एंगल इनसाइड द लिक्विड बिटवीन द टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस एंड द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट एनी पॉइंट इज नोन एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। मीन्स जैसे हमारा फर्स्ट वाले में जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है, मीन्स जो हमारा लिक्विड है वो मतलब एक इस कर्व शेप में है, तो यहाँ पर हो जाता है हमारा जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाता है वो एक्यूट हो जाता है। और अगर जो हमारा मतलब सेकेंड वाली में क्या आ रहा है, जो एंगल है वो एब्ट्यूज है, मतलब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है वो एब्ट्यूज होता है। ये होता है हमारा ये डिफरेंस किसकी वजह से आता है, ये आता है जो जिस टाइप का हम फ्लूइड डालते हैं। जैसे अगर हमने अगर हम जैसे हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है गिलास, हमने उसको मतलब वाटर में डिप करके रखा हुआ है, तो अगर हम उस पर वाटर फिल करें जो कंटेनर है तो जो हमारा एंगल आता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब वाटर और जो ग्लास है उनके बीच का जो कॉन्टैक्ट आता है वो आता है एक्यूट। अगर उसमें उसी शेप ऑफ कंटेनर उसी टेस्ट ट्यूब में वाटर की जगह हम क्या फिल कर दें Hg, तो वहाँ पर जो हमारा जो एंगल बन जाता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, जो मरकरी और जो ग्लास का कॉन्टैक्ट आ जाता है वो आ जाता है हमारा एब्ट्यूज।
अब इसका यूज़ कहाँ पर होता है? यूज़ जैसे कि मतलब जैसे हम ग्लास है, ग्लास को मरकरी में डालें तो वो मतलब अगर उसको बाहर निकाल लें तो हम क्या देखते हैं, ग्लास मतलब जैसे प्योर ग्लास था वैसे ही आता है। लेकिन अगर उसको हम वाटर में डिप करें तो हम अगर उसको बाहर निकालें तो हम क्या देखते हैं, कुछ वाटर की ड्रॉपलेट्स उस पर मतलब चिपक जाती हैं। तो यहाँ इसका जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है उसका यहाँ पर होता है। अगर यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर हमारा जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ग्लास का किसी के साथ एक्यूट बनता है तो हमारा जो भी फ्लूइड है, जो भी वाटर लिक्विड है वो उस पर रह जाएगा। और अगर जो एंगल है ऑब्ट्यूज बनाता है हमारा ग्लास किसी के साथ तो वो उस पर चिपकेगा नहीं। अब जैसे जो हमारा सरफेस टेंशन था उसी की हेल्प से जो मतलब उस प्रॉपर्टी की वजह से जो हमारी रेन ड्रॉप्स होती हैं वो स्फेरिकल शेप में होती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एक डेरिवेशन जो कि है एक्सिस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। मतलब कि जो लिक्विड ड्रॉप होती है उसमें जो इनसाइड में होता है वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। तो उसकी जो वैल्यू होती है स्मॉल p इक्वल टू 2t अपॉन r। इसमें t होता है हमारा सरफेस टेंशन, r होती है हमारी रेडियस। जो हमारी सरफेस टेंशन है प्रॉपर्टी है उसी की मदद से जो हमारे रेन ड्रॉप होते हैं वो इन स्पेरिकल इन शेप होती है। नेक्स्ट आता है एक्सिस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल। इसमें होता है p इक्वल टू 40 अपॉन r। इसमें डिफरेंस क्या है, जो हमारा लिक्विड ड्रॉप है उसमें होगा हमारा 2t अपॉन r और जो हमारा सोप बबल है उसमें होगा हमारा 40 अपॉन r। अब ये हमारा डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि जो लिक्विड ड्रॉप होती है उसमें सिंगल सरफेस होती है और जो हमारा सोप बबल होता है उसमें हमारी 2 सरफेसेस होती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सिस प्रेशर इनसाइड द बबल व्हेन इट इज एट हाइट h फ्रॉम द फ्री सरफेस। मतलब कि जो हमारे लिक्विड ड्रॉप है उसमें एक्स्ट्रा प्रेशर कितना होता है, अगर वो हाइट h पे चला जाए तो होता है p इक्वल टू 2t अपॉन r। ये तो रहेगा ही, प्लस इसमें क्या हो जाता है रो जी एच, मतलब हाइट की वजह से जो प्रेशर है वो ऐड हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा कैपिलरिटी। इसका मतलब होता है व्हेन अ ग्लास कैपिलरी ट्यूब विच इज ओपन एट द बोथ एंड्स is dipped vertically in a water, then water rises up into a tube up to a certain height, so this is known as capillarity action। मीन्स अगर हमारी कोई भी हमारी टेस्ट ट्यूब है वो दोनों साइड से मतलब ओपन है, तो अगर हम उसको वर्टिकली किसी भी वाटर में डालें तो मतलब हम देखते हैं कुछ हाइट तक जो हमारा वाटर है वो राइज होता है। तो उस फिनोमेना मतलब उस प्रॉपर्टी उस एक्शन को हम बोलते हैं कैपिलरिटी एक्शन। जो हमारा राइजिंग ऑफ लिक्विड और फॉलिंग ऑफ लिक्विड होता है उसको हम बोलते हैं कैपिलरिटी। नेक्स्ट आते हैं हमारे जो हमारा सरफेस टेंशन टॉपिक है उसके ऊपर इफेक्ट्स। मतलब कि जो हमारा वाटर है उसमें एक प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन, तो उसके ऊपर आते हैं इफेक्ट। सबसे पहले आता है इफेक्ट ऑफ कंटेमिनेशन, मतलब कि कुछ गंदगी होना। तो इफ द वाटर सरफेस हैज डस्ट ऑयल ग्रीस देन द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर डिक्रीजेज। मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी वाटर है उस पर कोई भी डस्ट या फिर ग्रीस कुछ भी लगा हुआ है तो जो उसकी सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट मीन्स जो भी इसमें हम मिलाएंगे, तो इसमें क्या होता है इफ इट इज मोर सोल्यूबल देन इट विल इंक्रीज द सरफेस टेंशन। मतलब कि अगर हमें किसी वाटर में कुछ मिलाया, सोल्यूट मिलाया, और वो हमारा जो सोल्यूट है वो मोर सोल्यूबल है तो जो हमारी सरफेस टेंशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, और जो अगर वो हमारा लेस सोल्यूबल है तो जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफ टेम्परेचर भी क्या होता है, जो हमारी सरफेस टेंशन होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगी, और अगर टेम्परेचर थोड़ा कम किसी लिमिट तक कम होगा तो जो हमारी सरफेस टेंशन है वो इंक्रीज होती रहेगी। नेक्स्ट आता है हमारा डिटर्जेंट रोल इन वॉशिंग। मतलब कि जो डिटर्जेंट होता है उसका वॉशिंग में क्या रोल होता है, इसको मैं एक बार रीड कर देता हूँ। उसका मतलब होता है डिटर्जेंट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन। मेन सिर्फ हमारा यही पॉइंट है इसमें मेन, कि जो डिटर्जेंट होते हैं वो सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं। उसकी मदद से क्या होता है, जो मोलिक्यूल होते हैं उसकी मतलब उसके 2 एंड्स होते हैं। एक एंड को हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, एक एंड को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। मतलब एक वाटर लविंग होता है, एक डस्ट लविंग होता है। तो वन एंड में एक बॉन्ड विद वाटर एंड वाइस वर्सा, एक वाटर के साथ बॉन्ड बना लेता है, एक हमारे डस्ट के साथ बॉन्ड बना लेता है। सिंस डर्ट पार्टिकल आर सराउंडेड बाय द डिटर्जेंट मॉलिक्यूल, जो हमारे डर्ट पार्टिकल होते हैं वो सब हमारे जो डिटर्जेंट होते हैं, डर्ट पार्टिकल हैं वो सब सराउंडेड हो जाते हैं डिटर्जेंट से। तो अगर जब हम उसको जो वाटर जो भी हमारा क्लोथ्स हैं, जो कोई भी चीज़ है उसको हम वाटर में राइजिंग करेंगे मतलब रगड़ेंगे, तो जो हमारे डर्ट पार्टिकल हैं वो जो हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं डिटर्जेंट के वो उसको पकड़ के बाहर ले आएंगे। ये होता है हमारे डिटर्जेंट का रोल इन वॉशिंग। मींस मेन बात यहाँ पर क्या है, जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देते हैं, उसकी हेल्प से जो हमारा क्लोथ्स हैं वो आसानी से हमारे धुल जाते हैं। नेक्स्ट आता है जो हमने कैपिलरिटी जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा है उसमें जो एच है होती है, मतलब कितनी हाइट तक जाएगा वाटर, उसकी वैल्यू होती है एच फॉर कैपिलरिटी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। इसमें टी आ जाती है हमारी जो इतनी टेंशन है, जो जी मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड रो मीन्स मतलब जो हमारी डेंसिटी है, आर मतलब जो हमारी जो ट्यूब है उसकी रेडियस कितनी है।
नेक्स्ट और एक लास्ट टर्म आती है हमारी, ये एक बार एग्जामिनेशन में आ गई थी, इसमें होता है मैग्नस इफेक्ट। मैग्नस इफेक्ट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है द डिफरेंस इन अ लेटरल प्रेशर विच कॉजेज अ स्पाइनिंग ऑफ बॉल टू टेक अ कर्ड पाथ विच इज कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द ग्रेटर प्रेशर साइड। मीन्स कि जो हमारी मतलब एक मैग्नस इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है जो अगर हम की कोई बॉल है मतलब उसको घुमाकर, किसी जैसे क्रिकेटर बॉल को घुमाकर फेंकते हैं तो उसकी वजह से वो क्या होता है वहाँ पर जो मतलब मीन्स इसको मेनली हम यूज़ करते हैं जो हमारा बॉल है उसका पाथ चेंज करने के लिए, मतलब उसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करने के लिए। तो वो किस साइड जाती है? वो जो कॉन्वेक्सली जाती है ग्रेटर प्रेशर की साइड। ये होता है हमारा मैग्नस इफेक्ट। सो दिस इज द रिवीजन ऑफ चैप्टर 10th क्लास 11th फिजिक्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो हमने इस चैप्टर के सभी जो जितने भी छोटे बड़े जितने भी टॉपिक्स के उनको सबको अच्छे से कवर कर लिया है। अगर अभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन है या आपकी कोई भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आई है तो प्लीज़ उसको कमेंट करें। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, और अपने जो आपके क्लासमेट्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं जो आपके मतलब आपके क्लास में हैं, उनको प्लीज़ ये वीडियो शेयर करें, उनको भी इस वीडियो की ज़रूरत हो सकती है। और वीडियो को लाइक और वीडियो पर कोई भी आपका जो भी मन करे वो कोई भी कमेंट ज़रूर करना है। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।